जी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए प्लीज, मोबाइल आपके अपने हैं, किराए के नहीं हैं कि अगर अभी यूज नहीं किया तो किराया लग के वेस्ट हो जाएगा, उसको रख दीजिए। सही बात है। अब आप जो भी और काम कर रहे हैं उसको प्लीज थोड़ा सा डेफर कर दीजिए इमीडिएटली। कोई भी और काम इमीडिएटली डेफर कर दीजिए उसको। चलिए, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पब्लिक फाइनेंस की। इस चैप्टर का इंटेंशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई कैसे गवर्नमेंट कहां से पैसा लाए और कैसे उसको इकोनॉमी में एडजस्ट करे जिससे एक लेवल की स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाए। जिसके लिए पहला यूनिट पब्लिक फाइनेंस का फिस्कल फंक्शंस ओवरव्यू है, जिसमें हमने देखा है कि 3 फंक्शन होते हैं। एलोकेशन, मैम हमें तो यही याद है क्योंकि कल यही वाला था। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा स्टेबलाइजेशन। बेटा आज ये यूनिट खत्म करना है। इट विल हार्डली टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दीज 2 टॉपिक्स। चलो बड़े ध्यान से सुनना है। पहले कल की बात 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी थी। इन्होंने कहा देखो, एलोकेशन फंक्शन कहता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे भी उसके पास आए हुए कम से कम रिसोर्सेस को भी कुछ इस ढंग से इस्तेमाल किया जाए, कुछ इस ढंग से उसकी एलोकेशन की जाए जिससे उस रिसोर्स से मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और कम से कम वेस्टेज हो। ठीक है। फिर हमने देखा कि इकोनॉमी के 2 चेहरे हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कहता है मैं तो वहीं पैसा डालूंगा जहां मार्केट की डिमांड सप्लाई मुझे रूल कर रही होगी, मतलब प्राइस मैकेनिज्म पे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है भाई मैं तो कलेक्टिव गुड्स में पैसा लगाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट पा सके एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट से। बोलो ठीक है। फिर हमने देखा कि इट ओनली अप्लाइज टू अ परफेक्ट कंपटीशन, दैट अ परफेक्ट एलोकेशन इज अ मिथ। ठीक है। कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी परफेक्ट एलोकेशन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे पहली बात कि भाई सबसे पहला तो ये परफेक्ट कंपटीशन में लगता है और परफेक्ट कंपटीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा, मैंने आपको कुछ स्टेट्स का एग्जाम्पल देके कुछ याद कराने की कोशिश की थी कि भाई कहीं तो लोग बहुत ज्यादा हैं, कहीं रिसोर्सेज ज्यादा हैं। लोग एक दूसरी जगह पे मूव करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से रिसोर्सेज तो होते हैं लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। फिर मैंने आपको एक शब्द एक्सटर्नैलिटीज बताया था। पहले ही मैंने इस बात का डिस्क्लेमर दिया था कि एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन हमारे केस में क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात करते तो इसका मतलब वो तो मुझे सपोर्ट करती परफेक्ट एलोकेशन के लिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, नेगेटिव। मैं फिर बता देती हूँ एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मेरे काम को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो कहलाती है एक्सटर्नैलिटीज। मान लो जैसे अभी सर्दी है, सब कुछ बंद है, पंखे वंखे, तो आवाज कुछ ज्यादा ही आती है इधर उधर से। अब मान लो नीचे कोई जुलूस निकल रहा है, हम पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तसल्ली से, मैं पूरे मन से पढ़ा रही हूं, आप कोशिश कर रहे हैं कि हम सुने ध्यान से कि क्या हो रहा है।
लेकिन नीचे से पता चला कोई जुलूस निकल रहा है और उन्होंने बाजा बजाने शुरू कर दिए, तो ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नैलिटीज। मतलब वो फैक्टर्स जो भाई मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई एक्स्ट्रा फैक्टर जो मेरे काम को नुकसान पहुंचा रहा है, वो कहलाता है एक्सटर्नैलिटीज। बोलो ठीक है। दूसरा फंक्शन है, मैम हम लोग बादल बादल बना रहे नहीं, अभी सिर्फ देखो कौन सा फंक्शन है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। कल की क्लास में इस री शब्द के ऊपर ऐसे मैं इतना जोर दिया था, फिर से याद है कि अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो मुझे एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेगा री, और री का क्या मतलब होता है? फिर से। अब एक बात बताओ बेटा ध्यान से प्लीज, 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से इसको समझने में। बस ये कहता है कि गवर्नमेंट को हमने कहा कि गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस के रूप में रेवेन्यू लेती है, याद है? कल हमने वो बात लिखी भी थी कि व्हाट एरियाज टू बी टैक्स्ड, हाउ मच टैक्सेशन नीड्स टू बी डन। तो ये कहता है कि गवर्नमेंट अपने लिए पैसा थोड़ी ले रही है, गवर्नमेंट को अपने घर में पैसा थोड़ी रखना है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैं तो पैसा तुमसे ले ही इसलिए रहा हूं कि मैं तुम्हें फिर से उस पैसे का किसी प्रकार से फायदा पहुंचा सकूं। हम कहते हैं गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, तो भाई टैक्स अगर ले रही है तो उसी से तो रोड बन रही है, उसी से तो मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को दी जा रही है। दिस इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो भी हमने लिया है वो हमारा फर्ज बनता है कि उसे मैं दोबारा से लोगों को ही लौटा दूं in order to gain egalitarian status। ओ भाई साहब, जितना ये शब्द मुश्किल है ना उतना आसान इसका मीनिंग है। मुश्किल ये है कि जो हमें बोलना नहीं आता वो हमें समझना भी और एग्जाम में लिखना भी है। हाँ, इगैलिटेरियन सुनेंगे बेटा, सुनेंगे इसका मैं सिंपल। इगैलिटेरियन स्टेटस का मतलब होता है गवर्नमेंट चाहती है कि उसके देश का हर व्यक्ति, उसके देश का हर सिटीजन कम से कम एक लेवल की सुविधाएं तो अचीव कर रहा हो। दैट इज इगैलिटेरियन मीन्स टू प्रोवाइड इक्विटी एंड फेयरनेस टू एवरीवन। ध्यान से सुनना, मेरे घर में 5 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से एक की उम्र 5 साल है, एक की उम्र 10 साल है, एक की उम्र 25 साल है, एक की उम्र 35 साल है और एक की उम्र 80 साल है, ठीक है। घर में रोटी बन रही है तो मम्मी ने कहा कि मैं तो मानती हूं कि सब बराबर है इस घर में, और सबको 4-4 रोटी पकड़ा दी। जो बच्चा 5 साल का है उसको भी, और जो 25 साल का है उसको भी, और जो 80 साल का है उसको भी कहा। हमने तो सीखा है कि सबको बराबरी से ट्रीट करो, तो ये लो 4 रोटी तुम्हारी, ये लो 4 रोटी तुम्हारी, ये लो 4 रोटी तुम्हारी। घर में सबका हिस्सा बराबर है, क्या सही है? बराबरी तो है, नहीं है? है, लेकिन फेयर नहीं है। इसका मतलब हम सबको कोशिश तो कर रहे हैं बराबर देने की, लेकिन जिसको जितनी जरूरत है उतना नहीं मिल पाता है। इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड फेयरनेस। सबको बराबर ट्रीट करने में और जिसको जितना जरूरी है वो देना, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपका लक्ष्य होना चाहिए कि सबका पेट भरे, चाहे उस 5 साल के बच्चे का 1 रोटी में भरे और वो 25 साल का लड़का 6 रोटी खाए, उससे फर्क नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है कि सबका पेट भरना चाहिए। दिस इज इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मीन्स टू गेट द स्टेटस ऑफ इक्विटी प्लस फेयरनेस। मतलब मैं बराबरी तो करूंगा ही, लेकिन मैं लोगों के साथ फेयर भी रहूंगा। बोलो समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? इसके लिए गवर्नमेंट एक इंटेंशन है उसके दिमाग में। क्या इंटेंशन है? जो लोगों से लिया है वो उनको मुझे बेहतर ढंग से लौटाना है। लेकिन एक बात बताओ,
क्या आप और मैं आज दोनों एक इकोनॉमिक कंडीशन में खड़े हैं? नहीं। आज अगर आपको और मुझे अगर गवर्नमेंट एक समझे तो क्या कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही है कि मैडम के पास तो पैसा है, आप उनसे टैक्स लो ना, हम तो अभी कमाते भी नहीं है, हमारे ऊपर ऐसी नजरें क्यों डाल रहे हो भाई? और जब बेनिफिट की बारी आए तो आप बोलो हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो कमाते नहीं हैं, पहले हमें बेनिफिट दो, फिर जो कमाता है उसकी तरफ देखना। एग्जैक्टली गवर्नमेंट यही करती है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर the ways which government applies to achieve the maximum benefits of redistribution? तो बेटा इसके लिए गवर्नमेंट सबसे पहला काम करती है लगाने का प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसका मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट कहती है कि मैं सबके ऊपर बराबर, आपने बचपन में से ही या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जिन्होंने पूरा पढ़ा, अभी हमारा वो बात नहीं है, आपने उसका जो डिफरेंस पढ़ा एक था कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी को देना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, कि अगर एक्साइज ड्यूटी किसी प्रोडक्ट में लग के आई है तो आपका जितना भी इनकम का स्लैब है आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब डायरेक्ट टैक्सेस की बात होती है तो जिसकी जितनी इनकम उतना बर्डन उसको शेयर करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या कोशिश करती है कि वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब जितनी ज्यादा जिसकी इनकम उतना उसके ऊपर बर्डन। दूसरा, गवर्नमेंट इस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से आए हुए रेवेन्यूज को पहले किसके ऊपर कोशिश करती है लगाने की? नीडी लोगों के ऊपर, मतलब उन लोगों के ऊपर पहले जिनको इनकी जरूरत ज्यादा है। क्या आपने क्या सबने सुना है, हमने बड़ा हल्ला है इस बात का, रिजर्वेशन नहीं कि एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन चाहिए या किसी भी चीज में, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? उन ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो गवर्नमेंट को लगता है कि शायद उतने कैपेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है भाई? उनके लिए एम्प्लॉयमेंट पाना उन लोगों से आसान है जो सोसाइटी में अपने आप के लिए स्टैंड ले सकते हैं। बोलो, अगर मान लेते हैं हम एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन की बात करें, तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई डिफरेंटली एबल्ड के लिए मान लो 5% सीट हमने यहाँ पे रिजर्व कर रखी है, तो इसका मतलब क्या हमने कोशिश की कि वो व्यक्ति जो किसी प्रकार से उसके पास किसी साधन की कमी है तो उसको भी वही चीज मिले जो उस व्यक्ति को मिलती हो जिसके पास सारे साधन हैं। एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल हुए। पहले प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रेवेन्यू पहले किसके ऊपर? नीडी लोगों के ऊपर। तीसरा, सम स्पेशल एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस। चौथा, बैकवर्ड एरिया की तरफ गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा ध्यान देती है इन कंपैरिजन ऑफ मेट्रो सिटीज, लेकिन जबकि देखा जाए तो ये उल्टा होता है रियलिटी में। हर किसी को इन्वेस्टमेंट कहां करना है? मेट्रोज में, इन कंपैरिजन ऑफ बैकवर्ड एरियाज। लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि मैं क्या चाहता हूं कि बैकवर्ड एरियाज को ज्यादा से ज्यादा मैं अब वापस कर सकूं। बोलो ठीक है, हो क्या रहा है? नाम ही एकदम सिंपल है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट क्या चाह रही है? जो तुमसे मिला है वो मैं तुमको ही, तेरा तुझको अर्पण वाला सॉर्ट ऑफ थिंग है कि भाई जो मुझे तुमसे मिला है वो मुझे तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए वापस तुम्हें दे देना है। क्या अचीव करने के लिए? इक्विटी एंड फेयरनेस। इसको कहते हैं द गवर्नमेंट मस्ट बी द इगैलिटेरियन वन। इगैलिटेरियन वन का मतलब जो चाहती है कि हर किसी को बराबरी का हिस्सा मिले, लेकिन वो बराबरी 4-4 रोटी की नहीं हो,
वो बराबरी हो कि सबका पेट भरे, चाहे किसी को 1 रोटी की जरूरत है या किसी को 4 रोटी की जरूरत है। उसके बाद व्हाट आर द एरियाज विच कैन बी यूज्ड फॉर redistribution, that is progressive taxation, distribution of the revenues basically for the lower section of the society, employment reservations for the lower segment of the society or the needy people, special interest towards the backward areas। ठीक है, या इंस्टेंट मत बोलो, हम ऐसा नहीं कहते कि हम मेट्रोस को अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम बैकवर्ड की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब एक बात सुनना ध्यान से, इस बात के ऊपर एक बहस छिड़ी। बहस ये छिड़ी कि यार तुम तो रिच लोगों को ऐसे तो काम ही नहीं करने दोगे। कह रहे हैं कि भाई जितना कमाओगे उतना बर्डन टैक्स का तुमको देना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या 10 लाख के ऊपर ऑटोमेटिकली स्लैब रेट बढ़ जाती है? कि अगर तुम्हारी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो तुमको 30% टैक्स देना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, सुन लो ध्यान से 1 मिनट। इसका मतलब मैं जैसे जैसे कमाऊंगी मेरी कमाई का 30% गवर्नमेंट रखती जाएगी। बताओ, तो क्या ऑटोमेटिकली मेरी सेविंग्स का हिस्सा कम हो जाएगा ड्यू टू द हायर रेट ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स? आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा कि मैं रिच हूं इसलिए मेरे ऊपर हायर रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। आपको ये बात सुनने में अच्छी इसलिए लग रही है कि हम नहीं कमाते तो हम टैक्स नहीं देते, आप ज्यादा कमाते हो तो आप ज्यादा टैक्स दो। लेकिन आप एक उस बंदे के पर्सपेक्टिव से सोचो कि क्योंकि मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर है, मैं जितनी बार 1 रुपया कमाऊंगी उसका 30 पैसा तो गवर्नमेंट रख लेगी। इसका मतलब मेरे पास उस 100 रुपए में से एक मेजर हिस्सा किसका हो गया? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के बर्डन का। तो क्या वो मेरी सेविंग्स वाला हिस्सा अफेक्ट करेगा या नहीं? और अगर मेरी सेविंग्स वाला हिस्सा अफेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में इंजेक्शंस कम होंगे या नहीं होंगे? इसका मतलब गवर्नमेंट के पास अब एक और टेंशन बढ़ गई है कि सबको आप हायर रेट टैक्स तो लगाओ, लेकिन ये देख लो कि कहीं उसका हायर रेट ऑफ टैक्सेशन उसके प्रोडक्शन को ही हैम्पर ना कर दे कि भाई तो सब तो तुम ले लो, तो मैं और कहां से इसके अंदर पैसे डालूं। इसको कहते हैं डेड वेट लॉस। क्या? चीजों के, पॉलिसीज के बर्डन के तले दब के जब मेरा प्रोडक्शन हैम्पर होता है तब उसको कहते हैं डेड वेट लॉस। इसका मतलब जबरदस्ती मुझे क्या किया जा रहा है? दबाया जा रहा है। क्या चीज से दबाया जा रहा है? पॉलिसीज से, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन ऑफ बर्डन से। और उसकी वजह से जब मेरी इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ती है तब वो कहलाता है डेड वेट लॉस। ध्यान से सुनना है, डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या कह रहा है? लोग चीजों की बर्डन से, पॉलिसी के बर्डन से, गवर्नमेंट के टैक्स रेट के बर्डन से मेरा इन्वेस्टमेंट हैम्पर हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्शन में मुझे लॉस हो रहा है। उस लॉस को, उस एफिशिएंसी के लॉस को कहते हैं डेड वेट लॉस। इसका मतलब गवर्नमेंट हैज टू डील विद द डेड वेट लॉस इन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब आप बता पाएंगे? मैम एक बार और बोलना, कमेंट। Progressive taxation also leads to dead weight loss. Whether the statement is correct or incorrect? Correct. क्यों करेक्ट है? कि सारा पैसा तो तुम ही ले लो, तो हम सेविंग कहां से करेंगे? और जब सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। बोलो ठीक है। अच्छा बताओ, गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये सब? गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि सब लोग कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो जी सकें। यही इंटेंशन है कि आज गवर्नमेंट फ्री में चावल दे रही है, फ्री में खाना दे रही है। आपने देखा है जनता आहार, यस, जनता आहार नाम की चीज होती है जो 10 रुपए या शायद 15 रुपए में मिलता है। तो ये क्या है?
ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट को उतना खर्चा नहीं आता होगा, आता है, लेकिन वो क्या चाहती है कि कम से कम सबको एक लेवल का न्यूट्रिशन तो मिलना चाहिए। बोलो ठीक है, दिस इज व्हाट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, करना क्या है, जो मिला है उसको लौटाना है। क्या सोच रखते हुए लौटाना है कि सब लोगों को बराबरी का फायदा मिले, लेकिन जिसको ज्यादा जरूरत हो उसको ज्यादा मिले, जिसको कम जरूरत हो उसको कम मिले। ठीक है, समझ में आई है बात? चलो, आज तक ध्यान से बेटा प्लीज, आज तक आप इन दो शब्दों में खेलते थे और देखो मिनिमम इट विल हार्डली टेक अराउंड 5 more minutes इन द चैप्टर इज ओवर। मैम टेक्निकली नॉन टेक्निकली दोनों, हाँ टेक्निकली भी और नॉन टेक्निकली भी द चैप्टर विल बी ओवर। ध्यान से सुनना, बस 5 मिनट मुश्किल से। अभी तक हम इस दो बातों पे खेलते थे बेटा, ध्यान से सुनना है। मैम अभी तक का मतलब अब कुछ नया होगा 100%, क्योंकि इस बात को मुझे प्रूफ तो करना है कि 11th 12th नहीं है। इन्फ्लेशन और रेसेशन, बेटा ध्यान से सुनना है, किसी भी प्रकार से होशियारी नहीं। अभी हमें पता है कि हमारे मार्केट में ये दो बातें होती है जो किसी भी चीज की प्राइस को डिसाइड करती है। बोलो ठीक बात है? बोलो, जिन बच्चों के पास इको नहीं थी वो भी इतनी बात तो समझते हैं कि अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइस उसकी बढ़ेगी। बोलो सही बात है? लेकिन जब उसका उल्टा होगा तो उसकी प्राइस कम होगी। अब ध्यान से सुनना है बेटा, इन्फ्लेशन और रेसेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना है। जब किसी भी इकोनॉमी में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ओवर बढ़ जाती है इन कंपैरिजन ऑफ द अवेलेबल सप्लाई, तब उस सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी को कहते हैं इन्फ्लेशन। ध्यान से सुनना है बात को। इस किताब की डिमांड अगर अवेलेबल सप्लाई से एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाके बढ़ जाए, जिसको मैं पूरे रिसोर्सेज लगा के भी शायद पूरा ना कर पाऊं, उस बात को बोलते हैं इन्फ्लेशन। बेटा हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। हम कहते हैं इस वाले मार्केट में तो इन्फ्लेशन आ गया, और हम उसको समझते क्या है कि इसका मतलब क्या है? महंगाई। तो बेटा महंगाई तो तभी होती है जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है। बोलो सही बात है? इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो आपको ये नहीं बताना महंगाई बढ़ गई है, आपको बताना है कि एवरेज लेवल से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, जिसको हम फुल रिसोर्स एलोकेशन के बाद भी अचीव नहीं कर पाएंगे, वो सिचुएशन कहलाती है इन्फ्लेशन। ठीक है? और उसका उल्टा होता है, इसका मतलब मार्केट में आपको पता है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जैसे आप देखो हर साल कोई ना कोई नई सब्जी मार्केट में फिकी हुई मिलती है, मतलब किसी साल आलू, किसी साल प्याज, किसी साल टमाटर। अब देखो हुआ क्या, इस बार प्याज बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, और टमाटर बहुत नहीं हुए, तो बताओ टमाटर का रेट गिरा होगा क्या? नहीं गिरा होगा, लेकिन प्याज का रेट। अब ध्यान से सुनना, अब जो बेचारा फार्मर है ना, वो ये नहीं समझ रहा डिमांड सप्लाई, उसको बोला टमाटर उगाऊंगा मैं, तो भाई प्याज का रेट गिर रहा है लेकिन टमाटर का रेट नहीं गिर रहा है। उसने क्या किया, प्याज की फसल जैसी खत्म हुई अगले साल उसने टमाटर लगाने शुरू कर दिया। ऐसा एक फार्मर ने थोड़ी सोचा होगा, ऐसा सब ने क्या देखा कि भाई टमाटर पे पैसे अच्छे मिल रहे हैं, क्यों ना टमाटर उगाया जाए। हुआ क्या, उन्होंने ऑलमोस्ट अपने
फुल रिसोर्सेज लगा के टमाटर की सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन उतनी डिमांड जनरेट नहीं कर पाए, तो वो क्या कहलाता है? रिसेशन। बेटा इसका मतलब है, सीधा सीधा खेल है कि मार्केट में हमें चाहिए क्या? स्टेबिलिटी और स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब कि थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन चलेगा, लेकिन हमारी जो इंटेंशन है वो क्या है कि मार्केट जितना डिमांड क्रिएट करे उतना हम मार्केट को सप्लाई कर दे, तो माना जाता है कि मेरा इकोनॉमी स्टेबल है। आजकल एक नया शब्द चला हुआ है इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज, एंड दैट इज स्टैगफ्लेशन। ठीक है बेटा, इन केस जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा फर्ज है मुझे प्लीज बताने दीजिए। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा वाली सिचुएशन होती है मैम। मतलब आपने अभी अभी माना कि महंगाई है तो प्राइस चीजों के बढ़ रहे हैं। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए जब एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दैट इज डिमांड बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्स एलोकेशन का कोई ठिकाना नहीं है, और दूसरी तरफ उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का भी लेवल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एक तरफ मुझे सप्लाई देनी है और यहां रिसोर्स खाली पड़ा है, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। तो दिस इज द डेडलीस्ट सिचुएशन कि डिमांड पे डिमांड बढ़ी जा रही है, मुझे सप्लाई देना है और मेरे लोग हैं, मेरे पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन फिर भी मैं उनको यूज नहीं कर पा रहा हूं। दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। दैट इज द सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट मीट्स। दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। पहला क्या कह रहा है? डिमांड बढ़ी, सप्लाई नहीं है, इन्फ्लेशन। सप्लाई बढ़ी, डिमांड नहीं है, रिसेशन। लेकिन एक डेडली सिचुएशन है कि डिमांड बढ़ी जा रही है, लेकिन आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। दैट इज इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको स्टेबलाइजेशन फंक्शन के ऊपर, अगर आपको स्टेबलाइजेशन फंक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आएगा, ध्यान से सुनना है, तो आपको ये तो बताना ही है कि इन्फ्लेशन क्या है, रिसेशन क्या है और स्टैगफ्लेशन क्या है। और स्टेबलाइजेशन हम तभी अचीव कर पाएंगे जब ये तीनों ना हो। बोलो, ये तीनों को अवॉइड करना ही क्या एम है स्टेबलाइजेशन का, कि हम चाहते हैं कि ना डिमांड बहुत बढ़ जाए, ना बहुत कम हो जाए, ना अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज बिना मतलब के जनरेट हो। इसके लिए गवर्नमेंट दो काम करती है। इसके ऊपर और लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बात। एक पॉलिसी होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कैसे याद रहेगी? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपका यूनिट 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे हम लोग निपटा रहे हैं। ध्यान से सुनना। एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी का अगर मैं हिंदी करूं तो विस्तार करना नहीं। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। तो बेटा मैं किस चीज का विस्तार कर सकती हूं जो ऑलरेडी कम है? जो चीज अभी कम है उसका ही तो मैं विस्तार करूंगी, कि जो चीज ऑलरेडी बड़ी है उसका विस्तार करूंगी जो कम है। इधर देखना ध्यान से, ये पॉलिसी लगाई जाती है इन द फेज ऑफ रिसेशन। ध्यान से सुनना है बेटा, ये एग्जाम का भी क्वेश्चन है। मुझे ये याद नहीं कि कॉन्ट्रैक्शनरी पूछा है या एक्सपेंशनरी।
कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इस बार के एग्जाम का सवाल है। इधर देखो, और इतना आसान है, आपको लगेगा अरे वाह वेरी गुड। इधर देखो, ये किस फेज में बेटा? रिसेशन। किसी को भी लगता है कि उसको बहुत आता है तो अभी चले जाओ, मेरा मूड मत खराब करो कैसे भी। वैसे ये जो 2 घंटे का गैप होता है ना, उसमें वैसे ही पूरा दिमाग का दही हो जाता है। किस में बेटा? रिसेशन में। हो क्या रहा है? मार्केट के पास सामान तो बहुत है, लेकिन लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो उस सामान के लिए डिमांड जनरेट कर सकें। तो हो क्या रहा है? मेरी जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। तो अब मुझे क्या करना है? उसको एक्सपेंड करना है, फैलाना है। तो उसके लिए बेटा गवर्नमेंट 2 काम करती है। काम नंबर 1, गवर्नमेंट अपनी तरफ से उस वाले फील्ड में एक्सपेंडिचर का लेवल क्या कर देती है? बढ़ा देती है। क्या करती है? उस वाले फील्ड में। किस फील्ड में? जहां पर रिसेशन हो रहा है। अच्छा ध्यान से सुनना, मैं बैंक हूं। अगर मैं इंटरेस्ट रेट कम रखूंगा तो मुझसे ज्यादा लोग लोन लेने आएंगे। बोलो, अरे ये कौन सी इकोनॉमिक्स है भाई? सीधी सी बात है। अगर मेरे बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज्यादा लोग मुझसे लोन लेने आएंगे। और ये सीधी बात है कि जब लोग लोन लेने आएंगे तो उस लोन लिए हुए पैसे को कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल जरूर करेंगे या नहीं? और जब वो लोग उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो पैसा कहां आएगा? इकोनॉमी में पैसे की इन्वॉल्वमेंट या इनफ्लो क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। सोचो इसका उल्टा हो जाए कि मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो क्या लोन लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? अगर लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी तो पैसे इन जो आ रहे थे अभी तक इकोनॉमी में वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो याद रखना है, अगर मैं गवर्नमेंट हूं और मुझे अपने लोगों की डिमांड को क्या करना है? बढ़ाना है, तो मुझे 2 नहीं 3 काम करने होंगे। काम नंबर 1, तो मुझे क्या करना है बेटा? एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट क्या करना है? इंक्रीज करना है मजबूरन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास तो उतना पैसा नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट को कम करना है जिससे लोग लोन लें और उस लोन को इस्तेमाल करें। और तीसरा, टैक्स रेट भी कम करना है। बेटा सुन लो, टैक्स रेट कम, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में आपने हामी भरी थी कि अगर मैं कमाऊंगी और टैक्स दूंगी तो मेरी सेविंग कम हो जाएगी, लेकिन अगर टैक्स रेट कम होगा तो मेरी सेविंग्स, तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट को अप करेगी। और अगर ये 3 काम गवर्नमेंट ने कर दिया तो रिसेशन फेज से हम उभरने की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ क्या है? लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है। यहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है। गवर्नमेंट को करना क्या है? जो चीज फैल चुकी है उसको कम करनी है, कॉन्ट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट और टैक्स रेट भी बढ़ाएगी, जिससे इकोनॉमी में जो इनफ्लो हो रही है वो थोड़ी रुक जाए। बोलो ठीक है। तो अगर मान लो ये सवाल आता है एक्सप्लेन स्टेबलाइजेशन फंक्शन, तो हम बताएंगे देखो कि कोई भी गवर्नमेंट वैसे तो चाहती है कि उसके लिए स्टेबिलिटी बनी रहे, लेकिन ड्यू टू द थ्री स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन को अचीव नहीं कर पाती, एंड दैट इज इन्फ्लेशन,
recession and stagflation. Inflation, recession and stagflation. और फिर भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको कैसे कवर कर सकती है? दो बातों से. अगर रेसेशन है इसका मतलब इकोनॉमी सिकुड़ रही है, और अगर इकोनॉमी सिकुड़ रही है तो उसको फैलाओ. कैसे फैलाओ? तीन बातों से. अपनी तरफ से पैसा इकोनॉमी में लाओ, इंटरेस्ट रेट कम करो और टैक्स रेट्स को भी कम करो. लेकिन उसका उल्टा हो रहा हो तो लोगों के पास पैसा बहुत है तो मुझे फंड को कम करना है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी फंड कम करेगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगी और टैक्स रेट को भी बढ़ाएगी. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई द टैक्स रेट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, व्हाई द टैक्स रेट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in stabilization function for either inflation or recession, तो आपको एक लाइन में बस जवाब देना है that tax rate directly affects the disposable personal income of an individual. बोलो सही बात है. वो कितना पैसा खर्चा कर सकता है इकोनॉमी के लिए, वो बात सीधी सीधी असर डालती है किससे? टैक्स रेट से. मोर द टैक्स रेट लेस विल बी द डिस्पोजेबल इनकम, एंड लेसर विल बी द टैक्स रेट मोर विल बी द इनकम अवेलेबल फॉर कंजम्पशन. बोलो ठीक है. दिस ऑफिशियली एंड्स चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 1. लिख लें तो लिख लो फटाफट. हाँ जी, एक मिनट प्लीज बेटा, एक मिनट प्लीज. हाँ जी. एलोकेशन इंक्लूड्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज टू जनरेट आउटपुट. ठीक है. एंड फॉर होम दिस आउटपुट इज टू बी प्रोड्यूस्ड इज द फंक्शन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन. किसके लिए बनाऊं? रीडिस्ट्रीब्यूशन. और जिसको जरूरी है उसके लिए कैसे बनाऊं? एलोकेशन. चलो अब हम रेस लगा रहे हैं. हाँ, अब हम पूछा तुमने किसी, शेयर्ड विजन नहीं है भाई. रीडिस्ट्रीब्यूशन. अरे हो गया बेटा प्लीज, तुम बी लिख लो. ये झगड़ा पहले ए बी, कंटेंट क्या है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है. अगर आप इसको ABCD के रूप में लिख रहे हैं तो आप ABCD के रूप में लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है. अफसोस है मुझे. रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन answers for whom the outputs needs to be produced. This function aims at providing the benefits back to the public which has taken in the form of revenues. Government wants to achieve the
egalitarian status, that is, the public benefit ensures equity and खाली equity and fairness. Number 3, redistribution functions aims at providing at least minimum standard of living for each class of society. Some of the examples for better redistribution function are: A is progressive taxation, where the burden is higher on rich and less on poor. B is utilization of funds from progressive taxation for financing public services, especially for the lower sector of society. Employment reservations and preferences to needy segment, special fund release for backward and underdeveloped areas. ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट progressive taxation leads to the efficiency loss and dead weight loss, as it reduces the proportion of savings that can be used for further investments in the economy.
Number 3 is क्यों मुंह चला रहे हो यार, क्यों? आपको जो भी लिखना है मुंह बंद करके लिखो, जो नहीं समझ में आ रहा है मैंने लिखा है मुझसे पूछो। एवरी गवर्नमेंट, जूम कर दूं ये ठीक है? एवरी गवर्नमेंट targets to achieve the stability in the economy by providing the supply of the goods for the demand raised, but stabilization cannot be achieved as the economy faces the phases like, ऊपर वाली शीट बची किसी की? अरे यार, like inflation, recession and stagflation. स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्त ये ऊपर वाली शीट जिनकी भी बची थी, वहां पे किसी ने हाथ उठाया था, बची है कि हो गई? for overcome of phases which creates instability in the economy, government tries to regulate the fund flow in the economy for, क्या लिखो? पहले रेसेशन देखा है तो चलो रेसेशन देखो। फॉर रेसेशन कौन सी पॉलिसी होती है वो? एक्सपेंशनरी fiscal policy is adopted, that is government tries to increase the flow of fund in the economy for this। गवर्नमेंट 3 काम करती है बेटा, अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर का लेवल बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट कम कर देती है और क्या करती है? टैक्स रेट्स को कम कर देती है जिससे सेविंग का पोर्शन पब्लिक का ज्यादा हो। फॉर दिस गवर्नमेंट increases the level of public expenditure, interest rates and
tax rates are reduced. In order to increase the proportion of personal disposable income. B is फॉर इन्फ्लेशन. ऑलरेडी सब कुछ फैल गया है भाई. लोगों के पास एक पैरेलल इकोनॉमी है, डेवलप हो गई है, उनके पास बहुत पैसा है. अब क्या करें? पैसे के फ्लो को रोकना पड़ेगा. यहां तक किसी का लिखना बचा है? जो लाइन मैंने खींची है, किसी लिखना बचा है? Contractionary fiscal policy is adopted. That is, government tries to decrease or restrict the flow of fund in the economy. For this, government decreases the level of public expenditure interest rates and tax rates are increased in order to decrease the proportion of हाँ जी डन. चलो चलो, जिनका मुंह चल रहा है वो बादल बना लो. यूनिट टू मार्केट फेलियर. यूनिट टू मार्केट फेलियर. यूनिट टू मार्केट फेलियर.
जी, किसी का लिखना बचा है? अभी तो बहुत बचा होगा, अभी तो 15 मिनट तक बचा ही रहेगा आराम से। ये क्या लिखा है अडॉप्टेड के बाद? अच्छा, ये आई के बाद डॉट भी लगाना है, ऐसे टाइप। हाँ, मैं नहीं लगाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? almost now every unit of this chapter is of around a class। तो इसका मतलब देखिए, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द सेंस चैप्टर 4 had 5 units, this has 4 units, chapter 3 has 3 units and chapter 1 has 2 units। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेजर पोर्शन है उसको पहले निपटा लें। लेकिन कल हमने एक बात डिसाइड की थी कि हम पीछे वाले को भूलेंगे नहीं, ठीक है। और एक बात, जिसके मुंह से भी आवाज नहीं निकली, वैसे बहुत चलता है ना मुंह, याद नहीं है देख के बोलो, ठीक है। कौन सा यूनिट उठाए बताओ? सेकंड उठाएंगे, सेकंड। इको यार, अगर ईमानदारी से टाइम मिलेगा तो कोशिश है मेरी कि 10-12 क्लास में हम लोग, हाँ यार, मैं अगर 20 जनवरी तक छोड़ूंगे तो तुम अप्रैल तक एफएम पढ़ोगे क्या? हाँ, ये महीना तो लगेगा यार, 10 दिन तो लगेंगे कैसे भी। चलिए, चलो शुरू हो जाओ, टाइम मत खराब करो, इको जल्दी खत्म करनी है ना, जल्दी करो, टाइम मत लगाओ। इंस्ट्रूमेंट्स, एक और बात मैं बहुत ढंग से समझा रही हूं कि किसी को भी फालतू की बकवास नहीं करनी है, याद नहीं है देखो और बोलो। हो क्या रहा है बेटा, कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को हम एक दूसरे के साथ कंट्रोल करें, वो बात हमें सिखाई गई। सबसे पहला शब्द सिखाया गया टैरिफ। टैरिफ ने हमें बताया कि इट इज इंक्लूड्स ड्यूटीज, टैक्सेस, चार्जेस, रेट्स, पेनल्टीज, फाइन्स, ठीक है, जो दोनों के लिए होती है, एक्सपोर्ट के लिए भी। लेकिन क्योंकि ये शब्द थोड़ा नेगेटिव है तो हम ऐसा मानते हैं कि ये इंपोर्ट्स के लिए है। देयर आर 2 methods of controlling the international trade and they are tariff measures, non-tariff measures। सबसे पहली बात आई टैरिफ्स की, 2 टैरिफ्स याद है आपको यार, और फिक्स की जगह स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम। इसने कहा, ध्यान से सुनना है, फिक्स, स्पेसिफिक ने क्या कहा? फिक्स्ड अमाउंट पर प्रोडक्ट, जैसे 100 रुपए पर बॉटल, फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस कम हो या ज्यादा। इसने कहा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और वैल्यू, दैट इज जैसे जैसे अगर कम ज्यादा होगा तो इसमें फर्क पड़ेगा। यूजुअल लाइफ में एड वैलोरम यूज होता है ज्यादातर फिक्स की बजाय। फिर हमने देखा कि कुछ इनके अलग भी थे, मिक्स्ड और कंपाउंड। जरा बात को ध्यान से सुनना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मिक्स्ड ने कहा और, दैट इज स्पेसिफिक और एड वैलोरम विच एवर इज हायर। इसने कहा स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम, दैट इज 100 रुपीज पर प्रोडक्ट प्लस 10% ऑफ द वैल्यू। बोलो ठीक है, दोनों। उसके बाद चलो, कौन सी बात? टेक्निकल। इसने कहा अगर कोई भी प्रोडक्ट 2 टेक्नोलॉजीज से मिलकर बना है तो दोनों टेक्नोलॉजीज के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट्स लगाए जाएंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कम रेट, ज्यादा रेट और ज्यादा रेट, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ट्रेड डिस्टॉर्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मैं फिर याद दिला रही हूं। इन्होंने कहा कि हम पहले से तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर रहे थे, तुमने पहले से इंटेंशन गलत दिखाया हमारे ट्रेड को बर्बाद करने का।
तो उसके अगेंस्ट में मुझे ये फैसले लेने पड़े हैं। पहला एडीडी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, दूसरा सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एडीडी ने कहा कि अगर कोई देश कूड़ा बराबर मेरे इस देश में कम से कम दाम में सामान डंप कर रहा है तो उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएंगे टू अवॉइड आवर फेलियर ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ने कहा कि कुछ अगर एडिशनल सब्सिडी मिली है तो उसके काउंटर इफेक्ट को खत्म करने के लिए। उसके बाद एक प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रेट्स, ठीक है। फिर हम लिखित में देते हैं कि इससे ज्यादा रेट हम तुम्हारे प्रोडक्ट पे नहीं लगाएंगे। फिर मेरी मर्जी है कि हम किसी देश से ज्यादा और किसी देश से कम रेट्स ले सकते हैं। फिर प्रोहिबिटिव कि ऐसा चीज कि हमें इंपोर्ट करने ही नहीं देना है उसके बराबर। फिर इंपोर्ट सब्सिडीज, कोई ऐसी अच्छा प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं कि हमारा देश इंपोर्ट करे उसके लिए हम उनको एक्स्ट्रा छूट देंगे। फिर याद है ना एग्जाम्पल, 4 लोग दोस्त हैं और 5वां घुसना चाहता है तो जब तक वो ग्रुप में नहीं आ जाता तब तक उससे दूसरों से ज्यादा टैक्स लगाना है, ठीक है। फिर देखो ये तो बहुत ही आसान, मैं बोलती हूँ ना साथ में बोलो ना, तुम मुझसे ज्यादा आगे मत जाओ। चलो पहले वाले ने कहा कि टेक्निकल बैरियर्स और नॉन टेक्निकल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स ने कहा एसपीएस और टीबीटी। इन्होंने कहा कि जब हम किसी बात की स्पेसिफिकेशन तय कर देते हैं या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का और स्पेसिफिकेशन हम स्पेसिफाई कर देते हैं तब वो टेक्निकल। पहला एसपीएस दैट इज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जो कहता है कि हाइजीन और सेफ्टी ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। और हाइजीन और सेफ्टी के अलावा कोई और डिस्क्रिप्शन है तो दैट कम्स अंडर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। फिर आई बारी नॉन टेक्निकल मेजर की, ये तो एकदम आसान बात है। पहला इंपोर्ट कोटा, एक हम तुमको इंपोर्ट करने से नहीं रोक रहे हैं लेकिन अमाउंट क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी है। दूसरा नॉन रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस, ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं है, हर बार अलग से फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। फाइनेंशियल कॉस्ट दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम तुम्हारी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट से कहेंगे कि कम से कम इतना % तो आपको हमारे देश से ही खरीदना पड़ेगा। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स कहता है कि आपको इतना तो अपने देश में ही बनाना पड़ेगा। फिर ले आओ, लेकिन शिमला में नहीं। आपने कई चीजें देखी होंगी फॉर सेल इन दिल्ली ओनली या फॉर सेल इन हरियाणा, हर चीज जैसे ब्रेड है, ब्रेड वगैरह का कई अलग अलग रेट्स होता है कि अगर आप दिल्ली में बेचोगे तो 20 की बिकेगी, दिल्ली के बाहर बेचोगे तो 22 रुपए की बिकेगी। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद इन्होंने कहा कि ले तो आओ लेकिन पोस्ट सेल सर्विस इंडिया में ही होगी। फिर एम्बार्गोस करना ही नहीं है, कंप्लीट बैन। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको एम्बार्गो और सेफगार्ड मेजर के बीच में डिफरेंस बताया था। एम्बार्गो इज कंप्लीट बैन और सेफगार्ड तब तक जब तक हमारे हालात ठीक नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद रूल्स ऑफ ओरिजिन, जाओ जाके उसका साइन लेके आओ जिसने जो कहेगा कि ये वाला रॉ मटेरियल उसी कंट्री से आया है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट रिलेटेड 4 सिंपल बातें, टैक्सेस लगा दो, बैन कर दो, सब्सिडी दे दो। अच्छा ये एक मिनट, ये नया शब्द था बेटा, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। एक मिनट,
इसने क्या कहा कि हम तुमको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन तुमको अपने आप फैसला करना है कि इस प्रोडक्ट को कितना तुम बाहर भेजना चाहते हो और कितना अपने देश में रखना चाहते हो. दैट इज नोन एज वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट. ये तो हुई पुरानी बातें. अब बात हुई बादल जो बनाया है. नहीं बनाया तो बना लो, घर से बना के ले आएंगे. नहीं, होमवर्क थोड़ी बादल बना के लाना. ये मैंने नहीं बनाया है. देखो ऐसा है कि होता ही है कि इस लेवल पे आके ना हम ये भी आपको प्रूव कर सकते हैं कि हमने कुछ बनाया है ये. अच्छा सुनो, एक मिनट, एक ग्राफ दिखाना है मुझे आपको. वो देखो, कुछ नया नहीं बता रही हूँ, इधर देखो, क्योंकि जिन भी बच्चों की आदत है स्टडी को घर जाके रीड करने की, तो वो 2-3 शब्दों में फंस जाएंगे. वो शब्द क्या है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि आप किन शब्दों में फंसेंगे जाके, और आप मुझसे फिर पूछेंगे कि ये टॉपिक ही गड़बड़ है. तो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ. देखो इधर देखेंगे, ये ग्राफ है इंडिया के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का. ध्यान से देखना है. और यहां हम ग्राफ बनाएंगे यूएसए के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का. ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत आसान सी बात. जब हम, ये कौन सा एक्सिस है, ये इनकम और ये पॉपुलेशन, दैट सेम अप्लाइज हियर, इनकम एंड. अब इधर देखना बेटा, इंडिया का जो इनकम ग्राफ है वो कुछ इस ढंग का है. ध्यान से सुनना है बात को. अगर मैं इस फोटो को देखूं तो ये फोटो मुझे बताती है कि मैक्सिमम लोग कम इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं, और जैसे जैसे लोग कम होते, इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग कम होते जा रहे हैं. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि भाई मैक्सिमम लोगों की जो इनकम है वो क्या है, कम है, लेकिन कम से कम लोग हायर इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं. 2017 की स्टडी का मैं एग्जैक्ट फिगर बता रही हूं आपको. एग्जैक्ट फिगर कहता है कि इंडिया की 76% वेल्थ केवल 1% इंडियन होल्ड करते हैं. इसका मतलब बाकी के बचे हुए 99% इंडियन केवल उस 24% को ही आपस में बांटते हैं. इसको, ये वाला जो ग्राफ है, इसको कहते हैं स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन. क्या कहते हैं? स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन. स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? मोर पीपल आर इन द लेस इनकम ग्रुप एंड लेस भी. पहले ना, आज से सुन लो यार, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, आज से करीब 50 से 80 साल पहले, बहुत ज्यादा भी नहीं, हम ना 80-20 मानते थे. मैम ये 80-20 क्या होता है? बेटा 80-20 कहता था कि दुनिया की 80% वेल्थ दुनिया के 20% लोगों के पास है, और बची हुई 20% वेल्थ 80% लोग आपस में बांटते हैं. लेकिन मैंने आपको जो अभी डेटा बताया है वो तो कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला है कि अराउंड 80% वेल्थ 1% लोगों के पास है, और बची हुई मान लो 20%, 99% लोग शेयर करते हैं. लेकिन अगर मैं यूएसए के ग्राफ में जाऊं तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. इसका मतलब मैक्सिमम लोग एक मिडिल लेवल इनकम ग्रुप में हैं, और बहुत ज्यादा उन लोगों के बीच में अंतर यहां भी है. लेकिन मैंने ये यहां से स्टार्ट नहीं किया बेटा. क्यों नहीं किया? क्योंकि जो इनकी इनकम है वो इतनी कम नहीं है. यहाँ पे रीजन क्या है? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का रीजन है
कि इन्होंने ऑटोमेटिकली उस लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेट कर लिया है। तो आपको ये बताना है कि स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। बोलो सही बात है। इसका मतलब मुझे किन लोगों के लिए काम करना है? लोअर इनकम ग्रुप, वो लोग जो लोग तो ज्यादा हैं लेकिन उनकी इनकम कम है। तो जब आप उसको जाके रीड करेंगे तब आप इस बात को समझेंगे, अच्छा भाई ये स्क्विड कहता है कि मोर द पॉपुलेशन लेसर इज द इनकम। बोलो ठीक है। आज की 3 बात बता दो बस आज की, फिर छुट्टी। चलो, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन क्या बोलता है कि भाई ऐसी जगह पे रिसोर्सेज लगाओ। कहां से भैया, कहां से बैग बंद हो रहा है अभी? पहले इसको बताओ क्या बोल रहा है। ऐसी जगह में रिसोर्स लगाओ जहां से आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले और वेस्टेज कम से कम हो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना मेरी डिमांड है उतना मैं सप्लाई दे सकूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इंफॉर्मेशन सही नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज स्कैटर्ड तरीके से लगाए गए हैं, ठीक है, मोबिलिटी नहीं है लेबर में। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें समझ में आ गया किसके लिए बनाना है। स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम कम आवे, इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमने तुमसे टैक्सेस के फॉर्म में लिया है वो तुम्हें ही बेनिफिट के रूप में वापस लौटा दिया जाए। किस इनकम ग्रुप को ज्यादा, जिनको जो कम है। इंटेंशन एक लाइन में क्लियर है कि कम से कम सब लोग एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। और मैं इगैलिटेरियन बनना चाहता हूं। इगैलिटेरियन का मतलब द वन who focuses on equity and fairness, मतलब सबका पेट भरेगा लेकिन सबको इक्वल अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है, जितनी जरूरत होगी उतना मिलेगा। उसके बाद हमें पता चला कि हम ये कैसे पा सकते हैं, बताओ। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो पैसा आया है उसको लोअर सेक्शन के ऊपर लगा के, एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन लगा के और स्पेशल बैकवर्ड एरियाज के लिए कुछ स्पेशल फंड रिलीज करके। हर कोई चाहता है कि इकोनॉमी स्टेबल रहे, लेकिन 3 बातें ऐसा होने नहीं देती, इन्फ्लेशन, रिसेशन और स्टैगफ्लेशन। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ काम करती है इन्फ्लेशन और रिसेशन को भगाने में। रिसेशन में इकोनॉमी सिकुड़ गई है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्रीज करना है फंड फ्लो, लेकिन इन्फ्लेशन में बहुत फालतू की फैल गई है, कम करना है कॉन्ट्रैक्शनरी। कैसे कर सकते हैं कम? एक्सपेंडिचर कम करके और इंटरेस्ट और टैक्स रेट को बढ़ा के, जिससे मेरी पीडीआई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो ठीक है। चलो।